गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मूल अधिकार से कोई सवाल हो जो नहीं आ रहा हो, कोई आर्टिकल मूल अधिकार में से क्लियर है? अब देखते हैं नीति के निर्देशक तत्व। नीति के निर्देशक तत्व कैसे होते हैं भाई? ये नीति के निर्देशक तत्व राज्य के पथ प्रदर्शक। हाँ, राज्य के क्या होते हैं? ये पथ प्रदर्शक होते हैं। भविष्य में बनने वाली सरकारों के क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं ये। एक बात ठीक है ना? किसके? भविष्य में बनने वाली सरकार के, भविष्य में बनने वाली सरकारों के। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भविष्य में जो जो सरकारें बनेंगी उनका जो शासन करने का माध्यम होगा या वो जिस प्रकार के नियम बनाएंगे, अपनी सरकार में संविधान संशोधन करेंगे, नए संविधान में नए नियम जोड़ेंगे, तो किस आधार को ध्यान में रखकर करेंगे? नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर करेंगे। अर्थात कोई भी सरकार अपने शासन में उन बिंदुओं पर ध्यान देगी जिनसे नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं या जिनका जिक्र नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। समझ में आ रही है बात? पथ प्रदर्शक का मतलब क्या हुआ कि ऐसे में ध्यान में रखा जाएगा किसको? नीति निर्देशक तत्वों को। जब भी राज्य सरकार क्या बनाएगी? नियम बनाएगी। जब भी केंद्र सरकार क्या बनाएगी? नियम बनाएगी। तो नीति निर्देशक तत्वों को हमेशा ध्यान में रखेगी। अब ये क्या क्या है, किस किस से जुड़े हुए हैं, आपकी किताब में एक इंडेक्स दे रखी है, मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कौन कौन से कहां कहां है। आप पहला लिख लो, आर्थिक सुरक्षा संबंधित निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी। सामाजिक सुरक्षा व शिक्षा संबंधी। तीसरा है सांस्कृतिक। तीसरा है पंचायती राज स्मारक न्याय संबंधी। पंचायती राज स्मारक और न्याय संबंधी। ठीक है। इसके बाद अगर कोई बचा है आपके तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। बस, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। इन चार भागों को हमने कहां से कहां तक बांट दिया? 36 से 51 तक बांट दिया। यही पढ़ा था हमने कि नीति के निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है भाई? 36 से 51 तक है, ये हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। और 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको हमने कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में। पहला कौन सा है? आर्थिक सुरक्षा निर्देशक तत्व। दूसरा सामाजिक सुरक्षा व शिक्षा से संबंधित। तीसरा पंचायती राज स्मारक से संबंधित। और चौथा है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। चारों के चारों ही अगली साल अपने को पढ़ने को मिलेंगे। ये तो सवाल भी बनेगा एनसीईआरटी 12वीं क्लास जब आप पढ़ोगे तो 4 नंबर का सवाल बोर्ड में आया हुआ है ना। कौन से आर्टिकल में है? 51 में। पढ़ेंगे अपन डिटेल से। इतनी बात किसके समझ में नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखो बेटा, अब सवाल लिखते जाओ मेरे साथ साथ यहाँ पर तुरंत। पहला सवाल लिखो,
नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के तत्व हैं? नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के तत्व हैं? दूसरा लिखो, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहां से कहां तक है? अगला लिखो, आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। इसमें एक ही आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 39। आपकी किताब में ये कुछ भी नहीं दे रखा है ना? आपकी किताब में तो केवल नाम ही दे रखे हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, डिटेल से इसको यहीं पढ़ते हैं। फिर 12th में भी इतना नहीं दे रखा जितना मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये आपके बेस के लिए बहुत जरूरी है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, तीनों हमारी बेसिक डिक्शनरी का क्या है, कॉन्सेप्ट है। 39 में क्या है, स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए, स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। समान क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। राज्य का यह दायित्व होगा, राज्य का यह दायित्व होगा कि वह अपने नागरिकों के, अपने नागरिकों की आजीविका की व्यवस्था करे, आजीविका की व्यवस्था करे। ये बात कौन कह रहा है? नीति निर्देशक तत्व कह रहे हैं कि राज्य का ये दायित्व होगा, वह अपने नागरिकों की आजीविका की क्या करे, व्यवस्था करे। और इसमें आगे देखें तो अपन देख सकते हैं श्रमिक सुकुमार व्यवस्था, सुकुमार अवस्था का ध्यान रखा जाएगा, अवस्था का ध्यान रखा जाएगा। यानी कि बालकों से ऐसी अवस्था में काम नहीं करवाया जा सकता जब उनके पढ़ने की उम्र हो, या ऐसे जोखिम वाले काम नहीं करवाए जा सकते जब वो सुकुमार अवस्था में, यानी कि युवा अवस्था में बहुत ज्यादा यंग हो, तो ऐसे काम नहीं करवाए जा सकते। इसको नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, इसमें फिर आएगा 48। ये है पर्यावरण से संबंधित, ये तो रहने दो, आगे अपने आगे आ जाएगा। बस इतना ही है। उतार लिया बेटा? ये आवाज आ रही है? यस सर। लिख लिया? यस सर। अगला लिखो, सामाजिक सुरक्षा शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, सामाजिक सुरक्षा संबंधित निर्देशक तत्व। अब आप बताओ 45 किससे संबंधित था भाई? आर्टिकल 45 किससे संबंधित था? शिक्षा। वेरी गुड। ये बच्चा है कौन, इसका नाम बताओ, क्या नाम है बेटा? निखिल अग्रवाल। निखिल अग्रवाल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है ना? 45 किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। क्या था? अनिवार्य शिक्षा लागू करेंगे कितने वर्ष के अंदर? संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर। देखो बेटा, अब दो बातें अपने को अलग से समझनी है ना?
अगर मामला आ जाए, कंफ्यूजन मत होना कि 45 में भी शिक्षा का अधिकार और 21 में भी शिक्षा का अधिकार, है ना, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं पालना है। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना। 45 क्या कहता है, जब संविधान क्या हुआ, लागू, कब हुआ था, 26 जनवरी 50 को, ये बात हम जानते हैं। तो आर्टिकल 45 में कहा गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर भीतर अंदर अंदर हम क्या करेंगे, वो अनिवार्य शिक्षा वाला मामला है ना, वो चालू करेंगे। कौन सा, अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क वाला। अब आप देखो भारत में कितना ढीला मामला है ना। बात कब कही गई, जब संविधान लागू हुआ, और वास्तव में क्रियान्वयन कब हुई, 1 अप्रैल 2010 को। बात समझ में आ रही है। आर्टिकल 45 कहता है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर ही हम शिक्षा को क्या देंगे, एक अधिकार के रूप में दे देंगे। लेकिन वास्तव में से अधिकार के रूप में दिया कब गया, 1 अप्रैल 2010 21 के तहत। अब बताओ क्या दिक्कत आई, निखिल समझ में आया बेटा मामला। यस सर। वादा तो कौन से आर्टिकल में किया गया, 45 में, कि जब देश में सुचारू रूप से शासन चल जाएगा तब हम उस 10 वर्ष के भीतर इसको क्या ला देंगे, अधिकार के रूप में ला देंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। शिक्षा का अधिकार वास्तव में क्रियान्वयन कब हुआ, लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को हुआ। तो आप लिख लें नोट लगा के, 45 में अनुच्छेद 45 के अनुसार संविधान लागू होने से 10 वर्ष के अंदर, अनुच्छेद 45 के तहत संविधान लागू होने से 10 वर्ष के भीतर 10 से 14 वर्ष के, सॉरी 14 वर्ष के अंदर, है ना, 10 वर्ष तक, संविधान लागू होने से 10 वर्ष तक, 14 वर्ष तक के बच्चों, 14 वर्ष तक के बालकों, है ना, को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। अब देख लो 47 क्या कहता है, स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ाएंगे हम लोग, है ना, स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगे। राज्य ऐसा काम करेगा जिससे मानव जीवन का स्वास्थ्य अच्छा हो, राज्य के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा हो। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, याद रखने की जरूरत नहीं, बस याद यही था, है ना। इसके बाद आ जाओ अपने 48 के, ये भी अपने को याद रखना है। वैसे तो 48 पूरा ही पर्यावरण से संबंधित है ना, लेकिन इसमें एक आर्टिकल याद रखना है, 48 के, ये क्या है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। कोई पर्यावरण सम्मेलन का नाम बता सकते हो क्या आप, कोई भी पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन, जितने सम्मेलन आज तक हुए उनमें से एक है कोई याद। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 92 में था ना। सेव अर्थ, देखना जितनी भी अंग्रेजी फिल्म बनती है ना हॉलीवुड की, उनमें हीरो हीरोइन तो अपने को पता लगते नहीं, गाने वाने भी नहीं आते, उनमें एक ही चीज नजर आती है कि पृथ्वी को बचाया जाता है। ऐसा होता है ना, हॉलीवुड की पिक्चर अगर आप में से कोई देखता हो तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि पृथ्वी पर मुसीबत आ रही होती है और उस मुसीबत को बचाया जाता है, उस मुसीबत से पृथ्वी को बचाया जाता है। तो उनका थीम क्या होता है, सेव अर्थ होता है, ज्यादातर पिक्चरों का होता है, सबका तो नहीं होता। इससे हमें पता है कि वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं, सेव एनवायरमेंट, सेव अर्थ और सेव लाइफ, है ना, कि सबसे पहले पृथ्वी को बचाना पड़ेगा, पृथ्वी से हमारा पर्यावरण बचेगा और पर्यावरण से हम बच जाएंगे, नहीं तो सब कुछ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब देखो पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी, तीसरा देखो पंचायती राज, स्मारक और न्याय संबंधी। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है
कि भारत में राजस्थान में क्या अपनाया गया था? सबसे पहले पंचायती राज अपनाया गया था। कब? 1959 में। कब? 2 अक्टूबर को। ठीक है। और ये कौन सा जगह है? बगदरी। कहाँ है? नागौर जिले में है। कहाँ है? नागौर। नागौर कहाँ है? राजस्थान में। तो सवाल आ जाए, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान के नागौर से बगदरी। ठीक है। अब ऐसे भी सुनाई, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। किसी भी काम की मुहूर्त लगाते हैं, नींव लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई? दरी बिछाते हैं। क्या करते हैं? दरी बिछाते हैं। और किसके पेड़ के नीचे? बरगद के नीचे। ये लो, तो क्या नाम याद हो गया कि मुहूर्त लगाएंगे तो दरी बिछाएंगे बरगद के पेड़ के नीचे। राजस्थान में बरगद खूब होते हैं, तो अब याद हो जाएगा। तो पंचायती राज की नींव कहाँ से पड़ी? राजस्थान से पड़ी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कब पड़ी थी? 1959 में पड़ी थी। और इसके जो प्रणेता थे, या यूं कहें किसके हाथों नींव लगी थी? तो नेहरू जी के हाथों नींव लगी थी। अब याद रहेगा, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और पहले प्रधानमंत्री? नेहरू जी। समझ में आई बात? गवर्नर जनरल तो पहले कौन थे? पहले और आखिरी सी राजगोपालाचारी। उसके बाद तो राष्ट्रपति पद आ ही गया। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। इतनी बात समझ में आई बेटा? हम क्या पढ़ रहे हैं? तीसरा नीति निर्देशकों का कैटेगरी। इसमें क्या क्या है? पंचायती राज, स्मारक और न्याय संबंधी हैं। पंचायती राज की हमने बात की कि शासन के कितने स्तर की बात करता है? ये 3 स्तर की बात करता है। पहला कौन सा? केंद्र, दूसरा राज्य, और तीसरा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में बांटा? 3। पता है? बता सकता है कोई? नहीं। इंडेक्स बना लो नोट लगा के। सबसे ऊपर जिला परिषद। सबसे ऊपर कौन है? जिला परिषद। इसका मुखिया होता है जिला प्रमुख। कहाँ पाई जाती है? जिले में पाई जाती है। आप तो ये भी लिखना, और है ना, कहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई? जिले में। ये क्या है? प्रमुख। और ये क्या है? संगठन या संस्थान। आ रही है बेटा बात समझ में? संस्थान तो कौन सा है? जिला परिषद है सबसे ऊपर, फर्स्ट नंबर पे। इसका प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। कहाँ पाया जाता है? ये जिले में पाया जाता है। दूसरा कौन सा होता है? पंचायत समिति। पंचायत समिति। इसका जो मुखिया होता है उसे हम कहते हैं प्रधान, है ना। और ये कहाँ पाया जाता है? मध्यम स्तर पर या खंड पर। इसे कहते हैं पंचायत। क्या कहते हैं? पंचायत। ये खंड स्तर पे ही पाया जाता है ना, खंड या उपखंड इसे दोनों कहते हैं। पंचायत समिति, प्रधान और खंड, या इसे मध्यम स्तर भी कह सकते हैं, ना। तीसरा देखो, इनको तो आप जानते ही हो, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। इसका प्रमुख कौन होता है? सरपंच। अपने कहते हैं ना बड़ा सरपंच बन रहा है, उपमा भी देते हैं, महत्व भी देते हैं ना। कहाँ पाई जाती हैं? ग्राम स्तर पर। ये वास्तव में देखा जाए तो 2.5 पंचायत मिलकर बनती हैं। आ रही है बेटा बात समझ में? अब आपसे सवाल क्या पूछेगा? जिला परिषद का प्रमुख कहलाता है, क्या कहलाएगा भाई? जिला परिषद का प्रमुख कहलाता है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख। और ये कहाँ पाई जाती है? जिला
जिले में। ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है सरपंच। सरपंच। और नगर निगम का प्रमुख, नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाएगा? इतना सा भी नहीं मेयर। पता? कौन कहलाएगा? महापौर। क्या कहलाएगा? अरे जयपुर में महापौर होता है ना, नगर निगम का प्रमुख। यही तो है, इसमें क्या है ना? इसमें कोई दिक्कत? आप देखो पंचायती राज में देखते हैं, एक सवाल जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। सवाल बहुत सिंपल है, याद रखना है। ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में है? क्या आएगा आंसर? ग्राम पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में है? तो आंसर क्या आना चाहिए? 40। इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लो, काम आएगा। ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 40 में है। इसके बाद अपने बचा 50। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाएगा। हाँ, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाएगा। कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई बता सकता है कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका किसे कहते हैं? सब 10वीं पास है। अब ये मत कहना सर फर्जीवाड़े में पास हो गए कोरोना की वजह से। 10th क्लास में पढ़ा था आपने संघ सरकार? नहीं पढ़ा था क्या बेटा? बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, बहुत सारे का सब नहीं पढ़ा है। सरकार के कितने अंग? 3 अंग। 3। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और न्यायपालिका। बहुत बढ़िया बात। कार्यपालिका क्या होती है ये नहीं पता? कार्यपालिका का दूसरा नाम क्या है? सरकार, था ना? अरे कार्यपालिका का दूसरा नाम क्या था? सरकार। कितने भाग? 2 भाग। एक कौन सी? नाम मात्र की। अब याद रखना, भूल मत जाना, है ना? एक तो कौन सी? नाम मात्र की। और दूसरी कौन सी थी? वास्तविक। कुछ याद आया क्या? 10th डी और सी वाले कौन है? 10th डी और सी में कौन कौन है? यहाँ है कोई? चंचल, 10th और सी और डी से कोई नहीं है? ठीक है, देख लो, अब याद रखना इसको, है ना? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का काम कौन से आर्टिकल में है? 50 में है, ये याद रखना है। दूसरी चीज, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास 50 में है। फिर क्या है? कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार को कहते हैं, ये याद रखना। कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार को कहते हैं। और आप जानते हो सरकार या कार्यपालिका कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। नाम मात्र में कौन कौन आते हैं? राज्यों में तो कौन आएंगे? राज्यपाल। राज्यों में तो कौन आएंगे? राज्यपाल। और केंद्र में कौन आएंगे? राष्ट्रपति। ठीक है, केंद्र में कौन आएंगे? राष्ट्रपति जी। वास्तविक में देखो, राज्यों में तो कौन आएंगे? सीएम साहब। और केंद्र में कौन आएंगे? प्रधानमंत्री जी। आ रही है बेटा बात समझ में? अब बताओ कार्यपालिका कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली कौन सी? नाम मात्र की। दूसरी कौन सी? वास्तविक। तो नाम मात्र की के अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। कहाँ? राज्यों में।
वास्तविक के अध्यक्ष कौन है? राज्यों में सीएम साहब, और वास्तविक के केंद्र में कौन है? पीएम साहब। अब ये आपको कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। चलो मैं सवाल पूछता हूं, आप आंसर देना। नाम मात्र के कार्यपालिका के केंद्र में अध्यक्ष कौन होते हैं? नाम मात्र की कार्यपालिका के केंद्र में अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका के राज्य में अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम। सीएम। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, तो 50 तक हो गया अपना काम। अब देख लो 51, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगली साल 12th में एसजेटी जाएगा। एनसीईआरटी का जब आप सिलेबस पढ़ेंगे ना 12th क्लास का, तो एसजेटी जाएगा। इसमें लिख भी लो 12th क्लास, है ना। ऐसे कैसे ही पढ़ना है। अनुच्छेद 51, ये 12th क्लास में भी एसजेटी है, इसलिए इसकी एक एक लाइन में यही लिखवा देता हूं, फिर बाद में रिपीट ही करने का काम रहेगा, है ना। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। इसके 4 प्रावधान है ना। एक एक करके लिख लो आप, है ना। ये हेडिंग बनाओ और लिखो, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि के प्रयास करेगा। सुरक्षा में वृद्धि के प्रयास करेगा। लिखो पहला। ठीक है, पहला क्या हुआ? राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा में वृद्धि का क्या करेगा? प्रयास करेगा। दूसरा, राज्य अन्य सभी से न्यायपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करेगा। न्यायपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, कैसे संबंध बनाएगा? न्यायपूर्ण संबंध बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य। ठीक है, अगला देखो, अंतरराष्ट्रीय नियम और कानूनों को, अंतरराष्ट्रीय नियम और कानूनों की क्या करेगा? कानूनों की पालना करेगा। पालना करेगा। और लास्ट इसमें मध्यस्थता द्वारा, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा, मध्यस्थता द्वारा मध्यस्थता द्वारा सुलझाएगा। ये 4 बातें इसमें हैं। आप लिख लो, फिर मैं एक एक करके बता देता हूं इसका मतलब क्या क्या है। 51 अनुच्छेद पढ़ रहे हैं और ये एक लास्ट नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है ना, 36 से 51 ही थे। इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य में शांति सुरक्षा के लिए वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। राज्य अंतरराष्ट्रीय ही है ना, जहां भी है वहां अंतरराष्ट्रीय है। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के वृद्धि के प्रयास करेगा। दूसरा, राज्य सभी से न्यायपूर्ण संबंध बनाने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों की पालना करेगा। अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ भाई।
बेटा ये वीडियो है ना अपडेट सिलेबस में नहीं मिलेंगे, मैं आज पूछ के बता दूंगा। अपडेट सिलेबस तो टीचर वाले ऑप्शन में है ना, बच्चों को कहाँ से मिलेगा ये वीडियो? जो पुराने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। अभी मैं सर से पूछ के, क्योंकि मेरे पास टीचर्स वाला ही लॉगिन है, बच्चों वाला नहीं है। बच्चे किस में वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा कि पुराने वीडियो आप कहाँ देख सकते हैं, है ना। अभी पूछ के, मुझे भी नहीं पता कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो लॉगिन ऑप्शन है ना ईआरपी का, वो है टीचर्स वाला, और हम लोग वहां से अपलोड कर देते हैं। आपको कौन से सेक्शन में जाके, ऐसा कोई लिंक जरूर होगा वीडियो का, उसमें सारे अपडेट डेट वाइज दे रखे हैं। तो आप जैसे ही उसमें डालोगे क्लास तो आपकी एक सिंगल ही होगी, तो उसमें पूरे वीडियो विथ डेट दे रखे हैं, तो वहां से आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट डालते ही। वो ऑप्शन किस में आएगा, आप ये 4-5 ऑप्शन है, सबको देखेंगे तो मिल ही जाएगा, नहीं मैं आज व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा आपको। ठीक है, ये देख लो फटाफट, 1 ही मिनट बच रहा है। इसमें क्या है कि राज्य कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को खतरा पहुंचे। राज्य सारे देश जितने भी हैं उनसे अन्याय की बात नहीं करेगा। हम हमेशा सदैव न्यायपूर्ण बात करते हैं और करते रहेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कहीं भी कोई गलत काम हो जाए। तीसरा, ऐसा कोई नियम या कानून हम नहीं लेंगे या ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो। हम वो सारे काम करेंगे जिसने अंतरराष्ट्रीय नियम बने हैं, चाहे वो यूएनओ ने बनाए हो, चाहे डब्ल्यूटीओ ने बनाए हो, चाहे आईएमएफ ने बनाए हो, किसी ने भी बनाए हो, सब नियमों का पालन हम तहे दिल से कानून की परिधि में रहकर करते हैं। अंतरराष्ट्रीय विवाद, जितने भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम मीडिएटर के माध्यम से सुलझाएंगे। हमारा उद्देश्य होगा कि वो जल्दी से जल्दी सुलझ जाएं, बढ़ाना हम इसको नहीं चाहते हैं। ठीक है, आज की क्लास का टाइम हो गया। थैंक यू। कल हम थैंक यू पढ़ेंगे सर। नीति निर्देशक तत्वों के बाद कर्तव्य, है ना। इसको पढ़ लेना, कल मैं सारे नीति निर्देशक तत्व आपसे सुनूंगा, फिर कर्तव्य पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और ये वाला तो याद रखना है, 12th में ऐसे कैसे ही आएगा ये, है ना। इसको आज ही याद कर लेना अच्छे से, आर्टिकल 51 क्या है, कैसे है।